मुकेश जी, अपने बारे में कुछ बताइए। सर, मेरा नाम मुकेश धनखड़ है। मैं एक भूतपूर्व नौसैनिक हूँ। मैंने 10वीं कक्षा महर्षि दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल OG2 झुंझुनू से की। 12th क्लास मैंने स्वयं पाठी छात्र के रूप में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से की। BBA मैंने अन्नामला यूनिवर्सिटी स्वयं पाठी छात्र के रूप में चेन्नई से किया। और MBA मैंने स्वयं पाठी छात्र के रूप में सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी सिक्किम से किया। ठीक है। और कौन कौन है आपकी फैमिली में? सर, मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरी माताजी हैं, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे 3 छोटे भाई हैं सर। आपकी हॉबी सर, क्या मेरी है? हॉबी है कुकिंग और बैडमिंटन सर। ठीक है। बैडमिंटन आउटडोर गेम है मुकेश जी या इंडोर गेम है? सर, बैडमिंटन इंडोर गेम है सर। ठीक है। मुकेश जी, एक चीज बताइए कि नेवी, आर्मी और डिफेंस बैकग्राउंड में सर जाने के लिए राजस्थान में जो है, ये झुंझुनू, चूरू, शेखावाटी बेल्ट के जो लोग हैं, ये डिफेंस में ज्यादा कार्यरत हैं। सर और जो इधर अपना देखें, अगर दक्षिणी पूर्वी में देखें तो जयपुर से नीचे की जो बेल्ट है, ये लोग डिफेंस में नहीं जाते हैं। सर ऐसा क्यों है? सर इसका मुख्य कारण सबसे ज्यादा भर्ती उधर से क्यों होती सर इसका जो सबसे पहला मुख्य कारण ये है कि सर 18वीं सदी है? में जब शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की गई और शेखावाटी ब्रिगेड के जो जो उन्होंने उनके जो व्यक्ति थे, वो सर युद्ध में लड़ने के लिए ब्रिटेन गए सर। तो वहीं से एक ये परंपरा स्थापित हो गई कि लोगों का जो रुझान है वहां से सेना की तरफ होना शुरू हो गया। और दूसरा मुख्य कारण इसका ये है सर कि जो झुंझुनू जिला है उसके अंदर सर कृषि की ज्यादा जो परिस्थिति है वो अनुकूल नहीं है। तो लोगों की कहीं ना कहीं जो जीविका है वो सर इन सरकारी जो नौकरी है उन पे ज्यादा है। और सर सेना में वो पहले से जो ट्रेंड चला रहा था उसको लोग फॉलो करते हुए ज्यादा से ज्यादा सेना में जाते हैं सर। क्या हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि जो शेखावाटी क्षेत्र के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और बहुत ज्यादा साहसी होते हैं, नहीं इसलिए सर, आर्मी ज्वाइन करते हैं? नहीं सर, मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ इमोशनल होना और साहसी होना ही अपने आप में एक कोई ऐसा गुण नहीं है जिसके कारण आप सेना में जाएंगे। इसके लिए सर जो जो परिदृश्य है वो मैं इस परिदृश्य को ज्यादा जिम्मेवार मानता हूँ कि लोग सर एक दूसरे को देख के और प्रेरित होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि सर पुराने समय से जो सेना में जाने का यहाँ ट्रेंड रहा है उसको देख के लोग निश्चित तौर पे सेना में जाते हैं। और जो साहसी होना कहीं न कहीं जो गुण है सर, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों में साहस का थोड़ा गुण है, उसके कारण भी लोग सेना की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये एक गुण है। मतलब हम मान सकते हैं कि एक साहसी एक होना, एक इधर के अपने जो राजस्थान शेखावाटी के जो लोग हैं उनके साहसी होते हैं। सर ठीक है। आप ये बताइए कि आपने नेवी ही क्यों चूज किया था जब आपने ज्वाइन किया? आपने बाकी एयरफोर्स की या आर्मी क्यों नहीं ज्वाइन किया? सर, जब मैंने नेवी को ज्वाइन किया था तो मेरी एज लगभग 16 साल और 7-8 महीने रही थी सर। तो उस समय जो मेरी पारिवारिक परिस्थिति थी उसमें मेरे घर में सर कोई कमाने वाला नहीं था और अर्ली स्टेज में मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। तो मुझे कोई भी नौकरी ज्वाइन करनी थी तो सबसे पहले सर मैंने नौसेना के लिए अप्लाई किया और मेरा उसी में सिलेक्शन हो गया। तो बाकी के बारे में मैंने विचार करने का मुझे समय भी नहीं मिला और सर ध्यान में भी नहीं आया सर। ठीक है। तो फिर अभी ये बताइए कि आप पुलिस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? क्यों पुलिस प्रशासन में आना चाहते हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आर्मी जो एकदम से आप इतनी डिसिप्लिन्ड, इतना ऑनेस्ट, इतना कैरेक्टर जिसका स्ट्रॉन्ग है, वो आर्मी में आप रहे हैं, उसके बाद में आप पुलिस में आ रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि इतनी पुलिस जो है भ्रष्ट है, और पुलिस जो है ज्यादातर काम पैसे लेके करती है, आम आदमी की नहीं सुनती है। यहाँ आकर के आप अपना जो है इस किस तरीके से आप अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे? सर, मेरा ऐसा मानना है कि जो पुलिस पे जो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पुलिस भ्रष्ट है और पुलिस ठीक से व्यवहार नहीं करती है, सर मैं इस मैथ से सहमत नहीं हूँ कि सर पुलिस में भी जो व्यक्ति आते हैं वो समाज का हिस्सा है, समाज से व्यक्ति आते हैं। तो समाज में दोनों तरीके के लोग हैं सर, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। और पुलिस भी समाज के लोगों से ही मिलती मिलती है। तो ऐसा हो सकता है कि सर कभी कभार कोई ऐसी घटनाएं हो जाएं या जो जो कुछ गलत लोग जो पुलिस में आ गए हों, हो सकता है कि वो कुछ ऐसा गलती कर दें।
लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सर पुलिस की जो नकारात्मक छवि बनी है वो कहीं ना कहीं सकारात्मक छवि का प्रचार नहीं हो पाता है, और पुलिस से कुछ गलती हो जाती है, उसको ज्यादा प्रचारित किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस की छवि नकारात्मक नहीं है, और पुलिस की जो छवि दिखाई जा रही है वैसी है नहीं। अच्छा, तो पुलिस में आने के बाद में पब्लिक डीलिंग बहुत होगी, ठीक है आपको, और आप रहे हैं आर्मी बैकग्राउंड से, डिफेंस में रहे हैं, तो फिर आपने वहाँ पब्लिक डीलिंग की नहीं है, क्या आप अपने आप को इस योग्य समझते हैं कि आप जनता से संवाद कर पाएंगे? सर मेरा ऐसा मानना है कि जो 15 साल मैंने नौसेना में सेवा दी है, उसमें नौसेना ने मेरे अंदर बहुत से गुणों को डेवलप किया है सर। जैसे धैर्यशीलता है, आत्मविश्वास है, डिटर्मिनेशन है। तो सर मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित तौर पे मैंने पब्लिक डीलिंग नहीं की है, लेकिन जो मेरा 15 साल का अनुभव है वहाँ मैं बहुत से लोगों के साथ में मैंने संवाद किया है, बहुत से लोगों के साथ में मैंने कार्य किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई समस्या मुझे पुलिस में जाने के बाद में नहीं आएगी, क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का अनुभव मेरे पास है। तो उस अनुभव के आधार पर मैं निश्चित तौर पे बहुत अच्छा कर पाऊंगा। क्या कभी आप पुलिस स्टेशन गए हैं? सर अभी तक मेरा काम नहीं पड़ा सर पुलिस स्टेशन जाने का, सर कभी भी। या कभी किसी की हेल्प के लिए आप गए हो पुलिस स्टेशन? नहीं सर, मेरा कभी अभी तक काम नहीं पड़ा सर पुलिस स्टेशन जाने का। ठीक है, तो फिर भी क्या लगता है कि पुलिस के अंदर कोई ऐसी कमी है जो आपने नोटिस की हो कि ये कमी है, ये कमी नहीं रहनी चाहिए, या पुलिस पूरी अच्छी लगती है आपको? सर मेरा ऐसा मानना है कि इसको कमी नहीं बोल सकते। हर ऑर्गेनाइजेशन में और हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश होती है। तो सर मेरे अनुसार जो पुलिस है सर, उसमें एक तो जो वर्कलोड है वो बहुत ज्यादा है। यदि वर्कलोड को कम किया जाए तो निश्चित तौर पे पुलिस की जो परफॉर्मेंस है वो सुधरेगी। और दूसरा कारण सर जो मुझे लगता है कि जो पुलिस जब अनुसंधान करती है तो उसमें सर टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है, टेक्नोलॉजिकली फ्रेंडली पुलिस में भर्तियां बहुत कम हुई हैं। तो कुछ कांस्टेबल ऐसे भर्ती किए जाएं जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हों, तो निश्चित तौर पे अनुसंधान में सहायता मिलेगी। तो सर ये जो दो चीजें हैं इनके ऊपर यदि फोकस किया जाए तो पुलिस का जो कार्य है और ज्यादा बेहतर हो पाएगा। मुकेश जी, आप बताइए कि आप पुलिस में आने के बाद में कोई एक क्या सुधार करना चाहेंगे अपने लेवल पे, कि आपको लगता हो कि पुलिस के अंदर थोड़ी सी ये कमी है, मैं अगर पुलिस इंस्पेक्टर बना तो फिर मैं यही चीज करूंगा? सर यदि मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनता हूं तो मेरा सबसे पहला सर जो जो पुलिस में सुधार करने का जो कार्य होगा, सर पुलिस की जो नकारात्मक छवि जो समाज के दिमाग में जो बनी हुई है, सर मैं समाज के जो लोग हैं उनके साथ में संवाद कायम करके सबसे पहले उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। और समाज में एक ये संदेश देने का कोशिश करूंगा कि पुलिस है वो समाज की सहायता के लिए है, ना कि समाज को डराने के लिए। और लोगों में यदि ये विश्वास पैदा करने में मैं यदि सफल होता हूं तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मान लीजिए आप एजेएसआई सिलेक्ट हो जाते हैं और आप कहीं एसएचओ पोस्टेड हैं, आपके सर्किल ऑफिसर आपको कॉल करते हैं, सर्किल ऑफिसर मींस आपके डिप्टी एसपी आपको कॉल करते हैं कि आपने किसी अपराधी को पकड़ा है, उसके अगेंस्ट में आपके पास में सबूत हैं, ठीक है। उसके बाद में आपने अपने सीईओ से कंसल्ट किया, सीईओ ने कहा कि ठीक है, कुछ और एविडेंसेस आप जो है अरेंज कीजिए, बिकॉज ये एविडेंस जो है ये सतही एविडेंस है, और इन एविडेंस के बेस पे ये इसको जमानत मिल जाएगी, या चार्जशीट जो है हमारी स्ट्रांग नहीं बनेगी, ठीक है। ये सीईओ का कहना है। इसी दौरान आपके पास में जो है एसपी का भी फोन आ जाता है, और एसपी आपको ये बोलते हैं कि आपने ये क्या गलत काम किया, आपने अपराधी को आपने किसी एक जो है निर्दोष व्यक्ति को पकड़ लिया, आपके पास में कोई एविडेंस नहीं है ना, जल्दी से चलो छोड़ो उसको। तो आप इस सिचुएशन में क्या निर्णय लेंगे? सर ऐसी परिस्थिति के अंदर मेरे जो नेक्स्ट टू मी सर जो मेरे सीनियर हैं वो डीएसपी सर हैं, और उसके बाद में जो सीनियर हैं वो एसपी सर हैं सर। और निश्चित तौर पे सर यदि मैंने किसी को गिरफ्तार किया है तो मेरा इंटेंशन उसको कहीं भी चोट पहुंचाना या कोई भी उससे बदला लेना नहीं है। तो मेरे पास कुछ ना कुछ एविडेंस है, तभी मैंने उनको उसको गिरफ्तार किया है। और जो एविडेंस यदि मेरे सीनियर मुझे ये बोलते हैं कि एविडेंस पर्याप्त नहीं है, तो मैं मेरी टीम को लगा के सर एविडेंस प्राप्त करने की कोशिश करूंगा, ज्यादा से ज्यादा एविडेंस जुटाने की कोशिश करूंगा। और मेरे सीनियर हैं सर, उनके साथ मैं मेरा काफी दिनों से कार्य करने का अनुभव है, तो मैं निश्चित तौर पे उनको ये कन्विंस कर पाऊंगा कि सर मैं इस मामले में और ज्यादा एविडेंस इकट्ठा कर रहा हूँ, और जो जिनको मैंने गिरफ्तार किया है वो निश्चित तौर पे एक क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति है।
तो मुझे लगता है कि वो मेरी इस बात से कन्विंस होंगे। ठीक है। अ, एक वर्ड यूज किया जाता है इंटेलिजेंस और एक सर वर्ड यूज किया जाता है इन्वेस्टिगेशन। इन सर दोनों में क्या डिफरेंस है? सर इंटेलिजेंस से तात्पर्य ये है कि सर कोई भी किसी भी कार्य के घटने से पहले या कोई कार्य हो जाए उसके बाद में उसकी सूचनाएं इकट्ठी करना, उसकी उसकी जानकारी इकट्ठी करना, वो सर इंटेलिजेंस है। और जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन का तात्पर्य है सर अनुसंधान करना। जब कोई अपराध अपराध हो गया है और वो पुलिस के संज्ञान में आ चुका है कि अपराध हो गया, तो पुलिस एक टीम गठित करके उसके सबूत इकट्ठे करती है और जो जो कन्विक्ट होता है उसको उसको उसके लिए सबूत जुटाती है सर। ये इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। ठीक है। तो आप ये बताइए कि कमिश्नरेट सिस्टम एसपी व्यवस्था से कैसे अलग है? सर जो कमिश्नरेट सिस्टम है उसके अंदर सर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के जो पावर हैं वो पुलिस को दिए गए हैं सर। और ये जोधपुर और जयपुर में लागू है। तो इसमें जो मोटा डिफरेंस है वो यही है कि सर पुलिस अपने कार्य के साथ साथ में जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियां हैं उनका भी इस्तेमाल कमिश्नरेट सिस्टम में कर पाती है। ठीक है। तो क्या कमिश्नर को सजा देने की अथॉरिटी है इसमें? नहीं सर, सजा देने की अथॉरिटी नहीं है। इसमें जो सर निवारणात्मक जो जो प्रबंध हैं, जैसे सर कर्फ्यू इम्पोज करना, धारा 144 जो लगाते हैं, या सर कुछ ऐसा अंदेशा जिसमें कुछ कानून व्यवस्था बिगड़ने की सिचुएशन आने वाली हो, तो वो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो शक्तियां हैं, जो एसपी सिस्टम में सर जो एसडीओ को दी हुई हैं, एसडीएम को दी हुई है सॉरी, और वो शक्तियां हैं यहाँ पे सर पुलिस को दी गई हैं। ये इसका मोटा अंतर है। तो आप श्योर हैं कि कमिश्नर को सजा देने की अथॉरिटी नहीं है? श्योर हैं आप? सर मैं श्योर हूँ कि कमिश्नर हैं, उनको सजा देने की अथॉरिटी नहीं है सर। वो सजा जो देते हैं वो न्यायिक जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो ही सजा दे सकते हैं। ठीक है। अभी केरल में एक विमान क्रैश हुआ था सर कुछ दिनों पहले। वो किस एयरपोर्ट पे क्रैश हुआ था? उसका रीजन क्या था? सर मैं एयरपोर्ट का नाम है उसमें मुझे थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है। मैं गेस करता हूँ सर, कोझिकोड जो एयरपोर्ट है वहाँ पे वो विमान क्रैश हुआ था। और वो सर टेबल टॉप एयरपोर्ट है। टेबल टॉप एयरपोर्ट होने के कारण उस विमान का जो लैंडिंग करते समय सर वो विमान फिसल गया और उसका वो क्रैश हो गया। नहीं, रीजन क्या टेबल टॉप जो रनवे होना ही है इसका रीजन? नहीं सर, इसका रीजन जैसा मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा, एक तो टेबल टॉप रनवे होने के कारण वो रनवे है उसकी जो साइज है वो छोटी है। और दूसरा सर समाचार पत्रों से मुझे जानकारी मिली कि जहाँ पे उनको लैंडिंग जो पॉइंट है, वो लैंडिंग पॉइंट वो ठीक से नहीं देख पाने के कारण वो लगभग 1 किलोमीटर आगे लैंड कर पाए, जो इसका मुख्य कारण रहा। तो ये उस टेबल टॉप जो रनवे आप बता रहे हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट इंसिडेंट है या इससे पहले भी इंसिडेंट हुआ है? सर जहाँ तक मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इस एयरपोर्ट पे ये फर्स्ट इंसिडेंट है, लेकिन देश में ऐसे इंसिडेंट पहले भी हुए हैं सर। ठीक है मुकेश जी, हमने काफी कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लिए हैं और हमने सबसे क्वेश्चन पूछा है, और वो क्वेश्चन ये है कि आपके अंदर ऐसी एक क्या खूबी है जो आपको एक बाकी सब कैंडिडेट से अलग करती है और हम आपको सिलेक्ट कर लें? क्या आप ऐसी खूबी बता पाएंगे? बाकी किसी कैंडिडेट ने एक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया है, आप बता पाएंगे? सर मेरा ऐसा मानना है कि मेरी जो सबसे जो बड़ी खूबी है वो है कार्य के प्रति डेडिकेशन सर। मुझे ऐसा लगता है कि जो कार्य मुझे दिया जाता है वो मैं बहुत डेडिकेशन के साथ कंप्लीट करता हूँ, और जहाँ तक मेरी क्षमताएं हैं उसको मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ। तो ये मुझे अपने आप में बाकियों से अलग करती है। डेडिकेशन। ठीक है मुकेश जी, मैं आपको नेक्स्ट पैनल मेंबर की तरफ मूव करता हूँ। आईके सर प्लीज। नमस्कार मुकेश जी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर। मुकेश जी, कौन से जिले से हैं आप? सर मैं झुंझुनू जिले से हूँ सर। क्या झुंझुनू जिले में कभी किसान आंदोलन हुआ है? सर झुंझुनू जिले में सर मेरी जानकारी के अनुसार प्रॉपर झुंझुनू जिले में किसान आंदोलन नहीं हुआ है। ठीक है। झुंझुनू जिले में पंचपाणी जो है वो क्या है शेखावाटी सर का? झुंझुनू जिले में सर जो पंचपाणे हैं
वो सर जब रियासतकालीन शासन था उस समय एक सर राजा हुए, उनका मुझे नाम अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। उन्होंने अपना जो जितना उनकी रियासत थी उसको 5 भागों में बांट के और अपने 5 अलग अलग बेटों को सर उन्होंने दिया था, तो वो पंचपाने कहलाए। नाम बता सकते हैं पंचपाणों का? सर नाम में मैं 5 के मुझे रिकॉल नहीं हो रहे हैं, बट मंडावा, अल्सीसर, नवलगढ़, और जहां तक मैं गलत नहीं हूँ सर ढूंढलोद, बाकी सर मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा सर। ठीक है। आप ये बताइए कि अभी जो बजट पारित किया गया राजस्थान सरकार द्वारा, उसमें कितने संकल्पों के माध्यम से प्राथमिकताएं तय की गई है? सर इसमें 7 संकल्पों के माध्यम से प्राथमिकताएं तय की गई हैं। कोई 2 संकल्प बता दीजिए। सॉरी सर, मैं अभी संकल्प अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। कोरोना काल में शिक्षा वाणी नाम से कार्यक्रम चलाया गया था, इसका क्या उद्देश्य था? सर जो शिक्षावाणी जो कार्यक्रम चलाया गया था, एक आकाशवाणी के माध्यम से सर जो बच्चों की जो शिक्षा इफेक्ट हो रही थी उसको सुचारू करने के लिए, और सर ये व्यवस्था की गई थी। वन स्टॉप जो प्रणाली है वो कौन से सेक्टर से संबंधित है? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है। सैनिटाइजर का यूज करते हो? सर उसमें कौन सा केमिकल होता है मुख्य तौर से? सर उसमें अल्कोहल होता है सर। उसका जो है रासायनिक नाम क्या है? सर मैं केमिस्ट्री ज्यादा आती नहीं, लेकिन मैं गेस करता हूँ सर, उसका COH होता है सर, जहां तक मैं गलत नहीं हूँ। शब्द है क्वारंटीन और आइसोलेशन, इन दोनों में फर्क क्या है? सर क्वारंटीन का तात्पर्य ये है कि जब किसी भी मरीज में यदि कोरोना के संदिग्ध पाया जाता है, जैसे उसमें लक्षण दिखाई देते हैं, तो उसको बाकी लोगों से अलग रखा जाता है, ये क्वारंटीन कहलाता है। और जब उसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है और ये श्योर हो जाता है कि ये कोरोना का पॉजिटिव मरीज है, तो उसको सर बाकी लोगों से आइसोलेट किया जाता है, तो उसको आइसोलेशन कहते हैं। ठीक है। आपकी स्क्रीन पे कुछ दिखाई दिया आपको? सर क्या था ये? झुंझुनू से संबंधित ऐतिहासिक स्थल है। हाँ जी सर, ये झुंझुनू में स्थित रानी सती मंदिर है सर। आप श्योर हैं? सर जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं सर कि ये रानी सती मंदिर ही है। ठीक है। बैडमिंटन आपकी हॉबी है, आप ये बताइए कि 15 पॉइंट का गेम होता है, यदि दोनों टीमों का स्कोर 15-15 हो जाए और एक साइड अगला पॉइंट ले लेती है तो जीतेगा कौन? सर मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन अभी जो बैडमिंटन है उसमें सर 21 पॉइंट का जो सेट है वो चलता है सर। पहले ऐसी व्यवस्था थी कि सर्विस चेंज होती थी तो उसका पॉइंट काउंट नहीं होता था, लेकिन अभी सर 21 पॉइंट तक कंटिन्यू गेम चलता है। और यदि 20 पॉइंट पे जाके दोनों के पॉइंट इक्वल हो जाते हैं तो उसके बाद में सर जो 2 पॉइंट कंटिन्यू बना लेता है वो विनर हो जाता है। और यदि दोनों के पॉइंट इक्वल नहीं होते हैं, ड्यूस नहीं होता है मैच, तो जिसके पहले 21 पॉइंट बन जाते हैं वो विनर हो जाता है। ठीक है। एडवांटेज क्या है? सर एडवांटेज ये है कि जब सर ड्यूस हो जाता है, मैच ड्यूस हो जाता है, और ड्यूस होने के बाद में जब कोई अपोनेंट 1 पॉइंट बना लेता है तो एडवांटेज की स्थिति में हो जाता है, और यदि वो कंटिन्यू दूसरा पॉइंट बना लेता है तो वो विनर हो जाता है। ठीक है। आप ये बताइए कि बैडमिंटन में जो फाउल होता है या कोई गलती करते हैं उसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे? एरर बोलेंगे, मिस्टेक बोलेंगे, फॉल्ट बोलेंगे? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है। अभी हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बोला गया है, कितनी दूरी हमें रखनी चाहिए एक दूसरे से? 2 गज की दूरी रखनी चाहिए सर हमें। 2 गज को फिट में बताइए, कितना फिट है ये 2 गज? सर मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मेरे अनुसार लगभग 3 से 4 मीटर के आसपास की दूरी रखनी चाहिए। ठीक है मुकेश धनखड़ जी, नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग के लिए मैं आपको PS मैम की तरफ मूव करूंगा। नमस्ते मैम। नमस्कार मुकेश जी। नमस्ते मैम। आपका कौन सा इंटरव्यू है? ये राजस्थान पुलिस के उप निरीक्षक के लिए मेरा इंटरव्यू है। नहीं, यहाँ आपका कौन सा इंटरव्यू है सर? यहाँ पे मैम मेरा ये SI के लिए पहला इंटरव्यू है मैम। ओके। आपके ग्रेजुएशन में आर्ट्स से अपने
8 सब्जेक्ट रहे हैं। ग्रेजुएशन में मैम मेरे बीबीए रहा है, आर्ट्स ही है लेकिन बीबीए किया है मैंने। क्या सब्जेक्ट थे सर? एलिमेंट ऑफ इंश्योरेंस, एचआर मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, ऑपरेशनल रिसर्च और इंग्लिश, ये मेरे सब्जेक्ट रहे हैं। बिजनेस मैनेजमेंट में आप मैनेजमेंट की परिभाषा बता सकते हैं मुझे? मैम जो मैनेजमेंट है उससे तात्पर्य ये है कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक संगठनात्मक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए जो सम्मिलित प्रयास किए जाते हैं, उन सम्मिलित प्रयासों को ही मैनेजमेंट कहा जाता है। आप अपने रेगुलर लाइफ में मैनेजमेंट से क्या समझते हैं? मैम जो रेगुलर लाइफ में मैनेजमेंट से मुझे ये समझ मिलती है कि मैनेजमेंट जो है वो जीवन के हर पहलू में आवश्यक है। वो स्टार्ट फ्रॉम जो पर्सनल लाइफ है वहां से लेके, घर से लेके, और जहां कहीं भी हम कार्य करते हैं वहां पे मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बिना मैनेजमेंट के यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें जो लक्ष्य प्राप्त करने में है वो हम श्योर नहीं कि लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। एक गुड लीडर की क्वालिटीज क्या हैं? सॉरी मैम, रिक्वेस्ट रिपीट योर क्वेश्चन। एक गुड लीडर की क्वालिटीज क्या हैं? मैम एक गुड लीडर की जो सबसे बड़ी क्वालिटीज ये है कि यदि वो वास्तविक रूप से अच्छा नेता है तो निश्चित तौर पे लोग उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे, लोग उसके फॉलोअर बन जाएंगे। ये सबसे बड़ी क्वालिटी एक लीडर की है। दूसरा मैम, यदि दूसरी क्वालिटी जो लीडर की क्वालिटी ये है कि उसका जो 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 उसका व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व अपने फॉलोअर्स को प्रभावित करता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी क्वालिटी होती है लीडर की में। एक टर्म यूज की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू अथॉरिटी, उससे आप क्या समझते हैं? मैम इसका तात्पर्य मुझे लगता है कि यदि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक प्रकार से करते हैं तो हमें अधिकार की प्राप्ति होती है। यदि हम कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं प्राप्त करेंगे तो हमें जो अधिकार है उनकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी, और हमें उसकी इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए यदि हम कर्तव्यों को पालन करने के लिए कटिबद्ध नहीं है। पुलिस प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं आप? मैम इसके मुख्यतः 3 कारण हैं। मेरा सबसे पहला कारण ये है कि मैं नौसेना से रिटायर्ड हो चुका हूँ तो मुझे रोजगार की जरूरत है। मेरा दूसरा कारण ये है कि मैम जो पुलिस है उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो मेरे अनुसार सर्वाधिक है। और तीसरा जो मुख्य कारण वो ये है कि पुलिस, यदि समाज का कोई भी व्यक्ति पीड़ित होता है तो वो सबसे पहले पुलिस की ओर देखता है। तो पुलिस का मेरा ऐसा मानना है कि वो समाज के जो कार्य करने हैं सबसे ज्यादा पुलिस सहयोग कर सकती है। तो ये 3 मुख्य कारण हैं। पुलिस प्रशासन में अगर आप आते हैं तो महिला सशक्तिकरण के लिए क्या प्रयास करेंगे? मैम पुलिस प्रशासन में यदि मैं आता हूं तो महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि मैंने ऐसा सोसाइटी में देखा है कि महिलाएं थाने में जाते हुए महिलाओं को थोड़ा असहज अनुभव करती हैं। उनको लगता है कि थाने जैसी जगह पे महिलाओं को नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहला मेरा जो ध्यान होगा वो ये होगा कि महिलाएं निसंकोच हो गई, यदि उनके साथ कोई अपराध होता है तो वो थाने में आ सके और कंप्लेंट दर्ज करा सके। तो ये अपने आप में एक महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। विशाखा गाइडलाइन क्या है? विशाखा गाइडलाइन में हम 1997 में कार्यस्थल पे महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश हैं, जिसमें यदि किसी महिला के साथ कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न होता है तो उसके संबंधित ये गाइडलाइन दी गई है। इतिहास से आप क्या समझते हैं? मैम चूंकि इतिहास मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है लेकिन मैं मेरी समझ के अनुसार बताता हूँ। जो पूर्व में घट चुका और जिसके बारे में अभी वर्तमान में हम जानकारी ले रहे हैं वही इतिहास है। ओके मुकेश जी, मैं आपको नेक्स्ट पैनल मेंबर की तरफ मूव कर रही हूँ। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते मुकेश जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। मुकेश जी, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो? सर मेरा गृह जिला झुंझुनू है सर। झुंझुनू। आपके झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? सर झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। आपके झुंझुनू के एमपी कौन है?
सर झुंझुनू के एमपी श्री नरेंद्र खींचड़ है सर। मुकेश जी, पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पढ़ के आए हो? सर मैं मेरा चूंकि मेरा पॉलिटी विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने तैयारी की है, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा सर। नहीं, पॉलिटिक्स में तो संविधान नॉर्मली सभी पढ़ते हो, आप एग्जाम फाइट करके आए हो तो संविधान तो पढ़ के आए होगे। तो सर मैंने पढ़ा है सर, मैं पूरा प्रयास करूंगा। अच्छा, भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है? सॉरी सर, यू आर नॉट ऑडिबल सर। मुकेश जी, भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है? सर भारतीय संविधान का मूल दर्शन सर मेरी समझ के अनुसार जो समाज है उसको उसको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय देना है। भारतीय संविधान के मूल दर्शन के कुछ बिंदु बताओगे? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है सर, ज्यादा गहराई से। चलो, प्रस्तावना को शब्दों में व्याख्या करो। सर प्रस्तावना है वो सर संविधान की आत्मा कहा गया है प्रस्तावना को। प्रस्तावना के अंदर सर पूरे संविधान का एक 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 संक्षिप्त रूप में एक खाका पेश किया गया है, जिसके अंदर सर सामाजिक, आर्थिक और प्रस्तावना आपको याद है? नहीं सर, प्रस्तावना मुझे पूरी याद नहीं है सर। धर्मनिरपेक्षता क्या है? सर धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य ये है कि जो राज्य है उसका कोई धर्म नहीं है सर। भारत में जो जो राज्य है उसका कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है। तो क्या राजनीति का कोई धर्म है वर्तमान में भारतीय राजनीति में? नहीं सर, मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति का भी कोई धर्म नहीं है। जो राजनीति है वो भी सर राजनेता चुनने के बाद में संविधान के अनुसार ही कार्य करते हैं, तो राजनीति का भी कोई धर्म नहीं है। लेकिन सर जो धर्म है वो कहीं ना कहीं राजनीति को, जो मतदान व्यवहार है उसको प्रभावित करता है। ठीक है मुकेश जी, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? सर मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मैं गेस कर सकता हूं सर। मेरे अनुसार 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। सॉरी सर, मैं करेक्शन करना चाहूंगा, मैं सर श्योर नहीं हूँ, 2 अक्टूबर शायद पंचायती राज दिवस होना चाहिए। मैं कंफ्यूजन हूँ सर इन दोनों डेट में सर। नहीं मुकेश जी, 2 अक्टूबर नहीं, 24 अप्रैल को मनाया जाता, एक बार देख लीजिए इसको। सॉरी सर, मैं कंफ्यूजन इसलिए हो गया कि वो उद्घाटन के। राजस्थान में पंचायत राज कितने स्तरों की है? सॉरी सर, राजस्थान में जो पंचायती राज है वो कितने स्तरों की है? सर राजस्थान में पंचायती राज त्रिस्तरीय है सर। ग्राम पंचायत स्तर, पंचायत समिति स्तर और जिला स्तर सर। मध्य स्तर की जो पंचायती राज है उसका प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? सर मध्य स्तर का जो पंचायती राज है उनके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कोई एक अंतर बताओ। सर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो मुख्य अंतर ये है कि सर जो सुप्रीम कोर्ट है वो सर्वोच्च अदालत है, और जो हाई कोर्ट है वो प्रत्येक राज्य की जो है वो उच्च अदालत है सर। तो ये मुख्य अंतर है। कितने हाई कोर्ट है भारत में? सर भारत में 24 हाई कोर्ट है सर। 24। राजस्थान में हाई कोर्ट की मेन हेड ऑफिस कहाँ है? सर राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर में स्थित है सर। जोधपुर में। पीआईएल के बारे में सुने हो? सर क्या होता है पीआईएल? सर पीआईएल है जनहित याचिका सर। इसमें सर कोई व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति है या कोई समाज का एक पीड़ित वर्ग है, वो सीधा कोर्ट में ना जाके उनके हितों को देखने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा याचिका लगाई जाती है जो जनता के हित में हो, तो उसको जनहित याचिका कहते हैं। विधेयक और अधिनियम में क्या अंतर है? सर विधेयक और अधिनियम में सर मैं श्योर नहीं हूं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं। मेरे हिसाब से सर जो बिल पेश किया जाता है, जो संसद के पटल पे जो बिल पेश किया जाता है वो विधेयक कहलाता है, और जब उसको राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति मिल जाती है तो अधिनियम बन जाता है। भारतीय संविधान में महिलाओं और बच्चों से संबंधित कुछ आर्टिकल्स हैं, उनके नाम बताओ। सर भारतीय संविधान में महिलाओं से संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 15 है सर, और आर्टिकल 16 में भी महिलाओं के बारे में जिक्र किया गया है। उसके बाद में आर्टिकल जो
अनुच्छेद 44 अन्य निर्देशक तत्व में वो भी महिलाओं से रिलेटेड है, आर्टिकल 39 भी महिलाओं से रिलेटेड है, और बाकी मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहे हैं। पॉक्सो एक्ट के बारे में जानते हो? पॉक्सो एक्ट सर, पॉक्सो एक्ट, जो पॉक्सो एक्ट है सर 2012, इसके अंदर सर जो बच्चों का लैंगिक उत्पीड़न किया होता है उससे संबंधित ये कानून बनाया गया है। कब बना था ये? सर 2012 में सर। ठीक है मुकेश जी, बताइए जैसे राजनीतिक अपराधीकरण होता है, जैसे प्रशासनिक सेवाओं का राजनीतिकरण होता है, आजकल एक शब्द काफी प्रचलित है, पुलिस सेवा का राजनीतिकरण। ये क्या होता है पुलिस सेवा का राजनीतिकरण? सर पुलिस सेवा का राजनीतिकरण से तात्पर्य ये है कि पुलिस से है वो उसके ऊपर कहीं न कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप होना उसके कार्यों में, और राजनीति का कहीं न कहीं दबाव होना। पुलिस जो अपनी स्वेच्छा से कार्य ना कर पाए और राजनेताओं का यदि उसके अंदर हस्तक्षेप हो जाए तो ये पुलिस का राजनीतिकरण है। अच्छा मुकेश जी बताइए, कहा जाता है कि पुलिस से दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही अच्छी नहीं है, क्या ये सही है? सर मैं इस बात को मैं नहीं मानता हूं सर। पुलिस से दोस्ती भी मुझे लगता है कि पुलिस तो समाज का मतलब पुलिस एक ऐसा अंग है जो यदि कोई समाज का व्यक्ति पीड़ित होता है तो सबसे पहले पुलिस की ओर देखता है। तो सर निश्चित तौर पे जो पुलिस है वो समाज की सहायक है, तो उसमें दुश्मनी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और निश्चित तौर पे यदि पुलिस से कोई दोस्ती करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको और ज्यादा जो अपनी अपनी प्रॉब्लम है उनको एड्रेस करने में ज्यादा सुविधा होगी। तो सर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। ठीक है मुकेश जी, कानून और व्यवस्था जो विषय है वो किसका विषय है? सर जो कानून व्यवस्था है वो राज्य सूची का विषय है सर। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? सर जो ब्लू वाटर पॉलिसी है उसके अंदर सर जो जो EEZ क्षेत्र होता है सर, किसी भी देश का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन 25 नॉटिकल माइल तक होता है, उसके अंदर जो भी सर संसाधन होते हैं, जलीय संसाधन होते हैं, जैसे मत्स्य है या जीवाश्म ईंधन संबंधी जो संसाधन है, उससे रिलेटेड ये पॉलिसी है सर। ठीक है मुकेश, मोतियों की माला नीति का नाम सुना है आपने? सर क्या है मोतियों की माला? सर मोतियों की माला जो नीति है ये सर चाइना है, वो भारत को हिंद महासागर में रोकने के लिए इस नीति को अपना रहा है। इसके तहत सर बांग्लादेश का चटगांव, श्रीलंका का कोलंबो और हम्बनटोटा, पाकिस्तान का गद्दावर जो पोर्ट है, इन सबको डेवलप कर रहा है। और भारत इसको काउंटर करने के लिए सर ईरान में चाबहार और शेजल्स के पास में अजम्पशन आइलैंड जो है वो भारत ने ऑक्यूपाई किया। बहुत अच्छा आंसर था आपका मुकेश जी, बहुत अच्छा आंसर था। राजस्थान सरकार की कोई 2 योजनाओं के नाम बताओ। सर राजस्थान सरकार की 2 मुख्य योजना सर, एक तो जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है सर महात्मा गांधी आयुष्मान जो भारत योजना है, और दूसरी जो योजना है सर जो पहले जो भामाशाह स्वास्थ्य योजना थी उसको अब जन आधार स्वास्थ्य योजना उसको कन्वर्ट कर दिया सर। ठीक है मुकेश जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, असफलता को एक लाइन में परिभाषित कीजिए। सर असफलता का तात्पर्य मेरे अनुसार ये है कि आपने जीवन में कोई प्रयास किया लेकिन जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया उसको आप प्राप्त नहीं कर पाए, तो वो कहीं ना कहीं आपको रुकने के लिए नहीं, लेकिन असफलता आपको कहीं ना कहीं सीख देती है कि आप दोबारा डबल ताकत के साथ में उस लक्ष्य को अर्जित करने की कोशिश करें। ठीक है मुकेश जी, थैंक यू। हमारे नेक्स्ट पैनल मेंबर की तरफ मूव करते हैं सर। ठीक है मुकेश जी, आपका इंटरव्यू यहीं पे ओवर होता है और आपको जल्द ही फीडबैक के लिए वापस से रिकनेक्ट किया जाएगा। हमारे कोऑर्डिनेटर है, आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सर।